नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर टैक्स एडवाइज़र हैं या फिर एक अकाउंटेंट हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले कुछ कार्य जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने इन जो कार्य है, ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशंस है, जो प्रोविजंस है, इनको यदि आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है LUT फाइलिंग से रिलेटेड। यदि आपके जो क्लाइंट है वो एक्सपोर्ट से जो रिलेटेड है उस बिजनेस में एंगेज है और वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में LUT फाइल करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप 31 मार्च 2025 से पहले LUT जो है वो अपने क्लाइंट का फाइल कर दे जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में एंगेज है और वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे केसेस में। दूसरा जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य है वो है कंपोजिशन स्कीम्ड ऑप्ट इन से रिलेटेड। तो यदि आपका जो क्लाइंट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो उनका टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ तक का था और अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो होगा उसमें वो कंपोजिशन स्कीम को यदि वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में 31 मार्च 2025 से पहले उनको CMP 02 फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा। यदि आपने इस फॉर्म को समय से फाइल नहीं किया तो अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपोजिशन स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और उनको जो है वो रेगुलर स्कीम में ही रहना होगा। तो ऐसे जो क्लाइंट्स हैं आपके जो कि कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप ऐसे क्लाइंट्स का टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो चेक कर ले कि यदि उनका 1.5 करोड़ से जो टर्नओवर है वो कम हो चुका है तो ऐसे केसेस में उनका समय रहते CMP 02 जो फॉर्म है उसे फाइल कर देवे ताकि जो उनको जो बेनिफिट होते हैं कंपोजिशन स्कीम के वो ले पावे। अब तीसरा जो ज़रूरी काम है वो GTA फॉरवर्ड चार्ज डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। तो GTA जो होते हैं वो दो तरह से उनके ऊपर टैक्स मैकेनिज्म होता है। एक RCM में मतलब जो सर्विस रिसिपिएंट होता है वो ही जो है टैक्स पे करता है और दूसरा ऑप्शन होता है FCM मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है जो GTA है वो ही खुद ही जो है वो यहाँ पे ऐसे केसेस में टैक्स पे करता है। तो यदि जो व्यक्ति कोई है वो ऑलरेडी जो है वो RCM में ही टैक्स पे कर रहा है और वो चाहते हैं कि अब हम RCM से जो शिफ्ट होना चाहते हैं वो FCM में अब शिफ्ट होना चाहते हैं, मतलब हम खुद ही उस पर टैक्स पे करेंगे, तो ऐसे केसेस में एनेक्जर भी फाइल करना होगा। और यदि कोई व्यक्ति है वो FCM में टैक्स पे कर रहे थे बट अब वो चाहते हैं कि अब हम RCM में टैक्स पे करें तो ऐसे केसेस में उनको एनेक्जर VI फाइल करना होगा, मतलब एनेक्जर 6 फाइल करना होगा। तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि 31 मार्च 2025 से आपको GTA के केस में ये कार्य करना होंगे। यदि RCM से यदि वो FCM में जाना चाहते हैं तो एनेक्जर V फाइल कर ले और FCM से यदि वो RCM में जाना चाहते हैं तो एनेक्जर 6 फाइल कर ले। अब जो चौथा जरूरी काम है वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो टर्नओवर है उससे जो है आपके काफ़ी सारे जो कंप्लायंस है ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड हो गए, GST ऑडिट से रिलेटेड हो गए, HSN रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो गए, तो जो भी इस तरह के कार्य है वो आपके टर्नओवर क्राइटेरिया से डिसाइड होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग के लिए लिमिट क्या रहेगी। तो यदि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो 1 अप्रैल 2025 से ई इनवॉइसिंग के जो है वो प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में आप आपके टर्नओवर चेक कर लीजिए। यदि 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर हो रहा है तो आप आपके जो स्टाफ है उनको ट्रेन कर सकते हैं, जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स है उनकी परचेसिंग कर ले और इस तरह से आप जो है वो समय से जो रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं इनवॉइसिंग से रिलेटेड उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम GSTR 9 से रिलेटेड देख लेते हैं। तो GSTR 9 में यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक हो जाता है तो 24-25 के लिए आपको GSTR 9 फाइल करना होगा। और GSTR 9C के जो लिमिट होती है वो होती है टर्नओवर 5 करोड़ रुपए की। तो यदि आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है तो आपको GSTR 9C जिसे बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसे फाइल करना होता है। तो आप ये लिमिट भी देख लीजिए अपने लिए बिजनेस के लिए।
इसके बाद HSN रिपोर्टिंग से रिलेटेड ये होता है कि यदि आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो ऐसे केसेस में 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो मेंशन करना होता है अपनी इनवॉइसिंग पे। और यदि 5 करोड़ से जो है टर्नओवर कम होता है तो 4 डिजिट का HSN कोड का जो है प्रावधान होता है। तो HSN रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको यदि जब भी प्रोविज़न देखना है तो 5 करोड़ से ऊपर जो यदि आपका टर्नओवर अधिक हो गया है, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर हो गया है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड आपको इनवॉइस में जो है मेंशन करना कंपलसरी होगा। और यदि 5 करोड़ से कम का यदि टर्नओवर है तो आपको 4 डिजिट का जो HSN कोड होता है वो इनवॉइस में मेंशन करना है। अब पांचवा जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो GST की जो एमएसटी स्कीम है उससे रिलेटेड है। सेक्शन 128A का जो है लाभ उठाने की वो अंतिम तारीख है 31 मार्च 2025। तो अगर आप GST एमएसटी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की छूट दी गई है तो 31 मार्च 2025 से पहले अपनी जो भी टैक्स का जो पेमेंट है वो कर देवे। तो जो आप पेमेंट है वो DRC 3 या फिर DRC 03A के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को आप अगर 31 मार्च तक यदि आप पे नहीं करते तो आपको फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना होगा। अब छठा जो जरूरी काम है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकन्सिलिएशन और रिवर्सल से रिलेटेड है। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो GSTR 3B और 2B है वो मैच है या नहीं है, उसका रिकन्सिलिएशन कर लीजिए। इसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है कुछ आपकी पेंडिंग इनवॉइसेस तो नहीं है, उसका आप स्टेटस जान लीजिए। इसी में यदि कोई जो इनवॉइस है आपको, यदि आपने कोई ऐसा कोई इनवॉइस था जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप देख लीजिए कि जो ITC आपने उससे रिलेटेड वो रिवर्स किया है या नहीं किया है। इसके साथ ही यदि ऐसे कुछ पेमेंट्स हो सकते हैं, जो सप्लायर्स के ऐसे कुछ पेमेंट्स हो सकते हैं जिनका आपने 180 दिनों से जो अधिक है वो भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में आप देख लीजिए कि आपने ITC रिवर्स किया है या नहीं किया है। सातवां जो जरूरी काम है वो इनवॉइसिंग और बिलिंग सीरीज अपडेट करने से रिलेटेड है। तो यदि आप हर फाइनेंशियल ईयर में जो इनवॉइस की जो सीरीज है वो नई शुरू करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। तो इनवॉइस जो है आपका नंबर वो यूनिक होना चाहिए और ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जो डुप्लीकेशन है उससे बचना भी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो मौजूदा सीरीज है उसको भी जारी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, बट हमारी यही सलाह होती है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एक नई सीरीज स्टार्ट करें। अब इसके बाद हम आठवां जरूरी काम समझते हैं वो ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो है वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ITC क्लेम करते समय आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपके बुक्स जो है उसका ऑडिट करिए, साल भर का ऑडिट कीजिए और उसमें देखिए कि आपने कोई ऐसा इनएलिजिबल ITC तो नहीं लिया है। मीन्स ऐसा ITC आपने ले तो नहीं लिया जो कि ब्लॉक क्रेडिट है जिसका ITC अलाउ नहीं था बट आपने ले तो नहीं लिया है। तो ऐसे केसेस में आप GSTR 3B आप मार्च का भरेंगे अप्रैल मंथ में तो उसी में उसको रिवर्स कर दीजिए। आप इसी के साथ देख लीजिए कि आपके जो भी इन्वॉइसेस है बुक्स में जो रिकॉर्डेड है वो 2B में दिख रहे या नहीं दिख रहे। तो यदि कोई 2B में आपको जो इन्वॉइस नहीं दिख रहा है तो ऐसे केसेस में आपके जो सप्लायर्स है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि ये जो इन्वॉइस है हमारे 2B में नहीं दिख रहा है, आप समय से फाइल कीजिए रिटर्न ताकि हम इसका समय से क्रेडिट ले पाएँ। और इसी तरह आप देख लीजिए कि ITC कोई छूट तो नहीं गया है। इसी के साथ कोई ITC यदि छूट भी गया है तो 30 नवंबर जिसकी लास्ट डेट होती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे जल्द से जल्द ले लें। GST कंप्लायंस को समय पर पूरा करना न केवल लीगल रूप से ज़रूरी है बल्कि यह आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज किए गए सही कदम आपको फ्यूचर में नोटिस, पेनल्टी और ITC से जुड़ी परेशानियों से बचाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बुक्स को सही तरह से क्लोज करें। नए वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है वो बेहतर प्लानिंग के साथ करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोग लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी है समय रहते कंप्लायंस कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।